नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस की मल्लिकार्जुन खड़गे की। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे आज संभालेंगे कांग्रेस की कमान। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। सोनिया और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कार्यभार संभालने से पहले बापू को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, राजघाट गए, बापू को नमन किया उन्होंने, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल लेंगे। 19 तारीख को वो चुनाव जीते थे और आज वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इस मौके पर सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी और राहुल गांधी भी सीधे दिल्ली पहुंचे हैं भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा आज तक विश्राम पर है और आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी के मौके पर राहुल गांधी भी दिल्ली स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजघाट जाने के बाद जिंदाबाद। 24 साल के बाद कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष बना है और आज मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी होने वाली है। आज कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक तौर पर। आज से उनके कामकाज की शुरुआत होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस जिस गर्त में अभी पहुंच चुकी है वहां से उबारने के लिए क्या प्लानिंग है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, क्या विजन है कांग्रेस को और देश के लिए, यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी तक पहुंचना जितना आसान है उतना आसान कांग्रेस को यहां से उबारना नहीं है। कांग्रेस की जो स्थिति पूरे देश में है राजनीतिक तौर पर, चुनाव जीतने के तौर पर, वो किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है आजादी के बाद से, और ऐसे में 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे कांग्रेस को इस स्थिति से उबारेंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। राजीव हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। राजीव, इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे कहां है? 10:30 बजे उनकी ताजपोशी तो होगी, और जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस की जो स्थिति है यहां से उबारने के लिए क्या प्लानिंग होगी खड़गे के पास, क्या इसका विजन हम देख पाएंगे? आज कुछ झलक दिखाई देगी? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस समय मैं कांग्रेस मुख्यालय पे हूँ और यहाँ पे जोरदार तैयारी है। 10:30 बजे यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस पार्टी का कमान संभालेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे, और उस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। फिलहाल अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनका कार्यक्रम है उसके तहत वो राजघाट गए हैं, शांतिवन जाएंगे, वीरभूम जाएंगे। वहाँ से आने के बाद जो है कांग्रेस कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा कि देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं, कांग्रेस पार्टी का कमान आज जो है आधिकारिक तौर पर वो संभाल ले लेंगे। लेकिन आने वाले समय में उनके सामने जो चुनौतियां हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव है, तो यहाँ पे दो जो चुनाव है यह भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पहले से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सामने जो है 2024 में जो है विधानसभा, 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके पहले 2023 की अगर बात की जाए तो 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है और कर्नाटक में भी चुनाव है। तो ऐसे में पार्टी को जीवित करने के लिए उनके पास 2 साल का समय है। 2024 को ध्यान में रखते हुए जो ग्रास रूट पे जो उनके कार्यकर्ता जो कमजोर पड़ गए हैं उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाएंगे, कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे, तो तमाम चीज़ें हैं, चुनौतियां सामने उनके ढेर सारी हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जो है 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, और ऐसे में चूंकि दलित नेता हैं और देश भर के जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको कैसे इकट्ठा करेंगे, पार्टी से जोड़ेंगे, जो तमाम मतदाता जो कट गए हैं उनको कैसे जोड़ेंगे, तमाम उनके पास प्लान है। और फिलहाल बताया जा रहा है, जो सूत्रों के जानकारी जो मिल रही है सूत्र से, कि मल्लिकार्जुन खड़गे पदभार ग्रहण करने के बाद जल्दी ही जो है हिमाचल प्रदेश और गुजरात का दौरा करेंगे। यहाँ पे विधानसभा चुनाव है और पार्टी के लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल राजीव, यही देखना बेहद दिलचस्प है कि क्या विजन है कांग्रेस को इस स्थिति से उबारने के लिए। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जिनके पास 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है, वो किस तरीके से पार्टी को स्थिति से उबार करके ले आते हैं। एक चीज देखना होगा राजीव
कि चुनाव जीतने का रिकॉर्ड मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, लेकिन पिछले कुछ सालों को देखें, इनफैक्ट 2014 से देखें तो चुनाव हारने का एक नया रिकॉर्ड कांग्रेस ने बना लिया है। इसे जीत में कैसे तब्दील करें? अभी देखिए, हिमाचल को लेकर के तो बहुत ज्यादा उनके पास गुंजाइश नहीं होगी, चुनाव प्रचार की गुंजाइश तो होगी, क्योंकि लगभग उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। गुजरात को लेकर के कुछ चीजें बची हुई है, क्योंकि वहां पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ, लिस्ट कोई नहीं आई है। सवाल यह है कि अगले साल जो 9 विधानसभाओं के चुनाव होंगे, उसमें असल तौर पर यह पता लग पाएगा कि क्या विजन है मल्लिकार्जुन खड़गे का और किस तरीके से पार्टी को आगे वो ले जाना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात और हिमाचल को लेकर के बहुत ज्यादा वक्त उनके पास नहीं होगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों राज्यों में मजबूत है। तो ऐसे में वहाँ पे कैसे अपने आप को मजबूत करेंगे, यह तो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन 2023 में जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कर्नाटक भी, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जहाँ से आते हैं, वहाँ भी विधानसभा चुनाव है, तो यहाँ पे पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। उनके पास, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास देखा जाए तो 2 साल का समय है। 2024 को टारगेट करके कांग्रेस पार्टी चल रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि जमीनी नेता रहे, शुरू में मजदूर यूनियन के नेता रहे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आए, विधायक बने, उसके बाद सांसद बने, मंत्री बने, पार्लियामेंट में नेता बने, तो तमाम अनुभव उनके पास है। और ऐसे में चूंकि उम्र तो उनकी 80 साल है, लेकिन जो राजनीतिक अनुभव है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जो है, जो राजनीतिक अनुभव है, लोगों को कैसे जोड़ना है, यह जो है कारगर साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है यह है कि जो हिंदी बेल्ट है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो ये हिंदी बेल्ट है, यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे का जादू कितना चलेगा, यह एक देखना होगा। क्योंकि हिंदी बेल्ट के लोग जो है, चूँकि हिंदी बेल्ट के जो नेता हैं उनको ज़्यादा, वो जो हिंदी बेल्ट के नेता उनको ज़्यादा प्रभावित कर पाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साउथ से आते हैं, इसमें 2 राय नहीं है कि साउथ में वो पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन हिंदी बेल्ट में अपने आप को कैसे मजबूत करेंगे, यह भी एक उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। तो तमाम चुनौतियां हैं उनके सामने। 2 साल का समय है 2024 को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाते हैं, देखना होगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, उनको मल्लिकार्जुन खड़गे पर बहुत भरोसा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास 50 साल से अधिक का अनुभव है। शुरू में वो मजदूर यूनियन के नेता रहे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आए। तमाम चीज़ों को देखते हुए वो आगे बढ़े हैं, तो पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करने में जो है सफलता हासिल करेंगे। इस तरह के कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार और वरिष्ठ नेताओं को उम्मीद है। जी राजीव, हमें यह भी बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, उनकी टीम का ऐलान कब तक हो सकता होगा? क्या उसे भी चुनावी प्रक्रिया के तहत चुना जाएगा, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी टीम को तय करेंगे और फिर उसी टीम पर 2024 की बात हो, 2023 की बात हो, या फिर इस साल हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात के चुनाव की बात हो? बिल्कुल सही कहा आपने। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अपनी टीम को जल्दी तैयार कर लेंगे। सबसे बड़ी यहाँ भी एक चुनौती है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपनी टीम बनाएंगे और सामने एक राहुल गांधी की भी टीम है पार्टी में, तो उनके टीम के साथ कैसे समन्वय बनाएंगे, कैसे सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, यह फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो आज अभी सभी लोग इसी तैयारी में लगे हुए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 24 साल बाद कोई गैर कांग्रेसी जो है कांग्रेस पार्टी का कमान संभाल रहा है। इसके पहले अगर देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों की तरफ से आरोप लगता रहा कांग्रेस पे कि परिवारवाद चलता है, गांधी परिवार के लोग ही अध्यक्ष बनते हैं। तो तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो है एक चुनावी प्रक्रिया के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है, निर्वाचित हुए हैं। तो अब एक जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद का एक आरोप लगता था गांधी परिवार पे, उससे कहीं ना कहीं गांधी परिवार का बचाव होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे पार्टी को आगे ले जा रहे हैं, कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, यह उनके लिए महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लोगों को बहुत उम्मीद है कि जो भी इनकी टीम होगी वह मजबूत टीम होगी, क्योंकि जो भी टीम बनेगी वो 2000 जो भी काम डेवलपमेंट हो रहा है कांग्रेस पार्टी में इस समय, वह 2024 के हिसाब से किया जा रहा है, 2023 के हिसाब से किया जा रहा है। तो उम्मीद तो बहुत है इन लोगों को। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि 80 साल की उम्र है, 50 साल से अधिक का अनुभव है, कितना कारगर साबित हो गए देखना होगा। राजीव, आगे भी आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजीव हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर हलचल तेज है, मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार हो रहा है। करीब 10:30 बजे उनकी ताजपोशी होगी। उस मौके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का क्या कुछ कहना है इस ताजपोशी के मसले पर, आइए आपको सुनाते हैं। चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम सब मिलके पूरे देश के अंदर जो सीनियर जूनियर जो भी लोग हैं, नेता लोग, कार्यकर्ता हैं,
सबका एक ही ध्येय हो कि एक बार सोनिया जी ने जो फैसला किया है नहीं बनने का गांधी फैमिली का, और नॉन गांधी फैमिली का बन गए हैं खड़गे साहब, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको कामयाब करें, कांग्रेस को मजबूत करें, नए सिरे से कांग्रेस के अंदर बूथ, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पर कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया कॉन्फिडेंस पैदा हो कि एक नई पारी की शुरुआत भी हो रही है। चलिए, अमित शाह के गुजरात दौरे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल 6 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नए साल का आगाज हुआ है। गुजरात में नए साल का आगाज आज से माना जाता है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। अहमदाबाद की सीधी तस्वीरें जहां पर तमाम लोगों के साथ उनके संवाद और वो बातचीत कर रहे हैं। ये अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ताओं को, वहां उनसे मिलने आने वाले लोगों को वो मिठाई खिला करके नए साल को मना रहे हैं। और कार्यकर्ता जो नेता हैं उनके साथ ये मुलाकात की तस्वीरें अहमदाबाद से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज कई बैठकों में शामिल होंगे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। दरअसल 6 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ ये मुलाकात की तस्वीरें, सबको मिठाई खिला करके, मुंह मीठा करा करके गुजरात के नए साल की बधाइयां दे रहे हैं। गुजरात में माना जाता है आज से नए साल की शुरुआत हुई है और इस मौके पर तमाम लोगों से एक एक करके वो मुलाकात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको अहमदाबाद से दिखा रहे हैं। आज गांधीनगर जाएंगे अमित शाह, वहां पर कई बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने पर शफीकुर रहमान बर्क का भी बयान आ गया है। भारत में भी बने अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री। बर्क ने यह कहा है, मदरसे के सर्वे को लेकर के भी बोले हैं शफीकुर रहमान बर्क। दारुल उलूम को मान्यता की जरूरत नहीं है। दारुल उलूम बहुत पुराना मदरसा है, अगर कहीं कोई कमी है उसे पूरा करना चाहिए। तो एक और नेता आए हैं सामने, शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने कहा कि एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जैसा कि एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया। उसी रास्ते पर आगे चलते हुए शफीकुर रहमान बर्क ने भी कहा है कि एक अल्पसंख्यक को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन भूल गए हैं शफीकुर रहमान बर्क, असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले एक अल्पसंख्यक ही मुख्यमंत्री 10 साल तक रहा। लेकिन क्या शफीकुर रहमान बर्क, महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी को एक मुस्लिम ही अल्पसंख्यक दिखाई देता है, एक मुस्लिम चेहरा ही अल्पसंख्यक दिखाई देता है? अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कहा शफीकुर रहमान बर्क ने, आइए आपको सुनाते हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि ये अच्छा काम हुआ है, सही है। और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, जब डेमोक्रेसी के अंदर तो इससे भी ज़्यादा आज़ादी है और हर आदमी को उसमें हक दिया गया है, हर कौम, हर बिरादरी, हर मज़हब के इंसान को, कि वो आगे बढ़ सकता है और अपनी जगह ले सकता है। वो हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? दारुल उलूम देवबंद एक बुनियादी मदरसा है यहाँ पर, जब इतनी पाबंदियाँ भी नहीं थी। बहरहाल वो जभी से कायम है। अगर इस पर कोई कमी पहले भी दिखाई दी होती तो पहले भी ये सवाल उठना चाहिए था, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि आप उसके अंदर ये कमी महसूस कर रहे हैं कि साहब गैर मान्यता प्राप्त है वो, तो मान्यता प्राप्त के लिए अगर किसी के अंदर कमी है तो वह भी पूरी की जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद को
मान्यता प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। जो इतने ज़माने चल रहा है तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल वो तो उसको वो हैसियत हासिल है। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के शिवमोगा में 3 अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर एक 25 वर्षीय युवक पर हमला किया है, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। यहां पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने प्रकाश नाम के इस युवक पर पथराव किया, आरएसएस और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ टिप्पणी करते हुए नारेबाजी की। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि घर लौटते वक्त उस पर हमला किया गया। पीड़ित का दावा है कि उसके किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही वो किसी संगठन से भी जुड़ा हुआ है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। चक्रवाती तूफान सितरंग ने तबाही मचाई है। बांग्लादेश में खासतौर पर 24 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। सितरंग तूफान की वजह से 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। 1500 एकड़ की फसल भी बर्बाद हो गई है। साइक्लोन सितरंग भारत में भी बड़ा असर छोड़ रहा है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। असम, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हुई है। मेघालय, मिजोरम में भी तेज हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में पेड़ गिरे हैं, घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं। चक्रवाती तूफान सितरंग ने तबाही मचाई है भारत में भी और बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश में 24 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कई इलाकों में पेड़ गिरे हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है। भारत की अगर हम बात करें, कई राज्यों में भारी बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं। पश्चिम बंगाल और असम में, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी जबरदस्त असर देखने को मिला है। 1500 एकड़ की फसल भी बर्बाद हो गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कविता मंडल में एक साथ 40 बंदरों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इस घटना की सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंचा है। वहीं स्थानीय लोगों ने जहर देकर बंदरों को मारने का आरोप लगाया है। इस मामले में वन अधिकारियों का कहना है कि जिले में ऐसी घटना पहली बार हुई है। कोई यहां ट्रैक्टर पर बंदरों के शव लाया और गांव के पास फेंक कर चला गया। इन बंदरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 4 से 5 दिनों में रिपोर्ट आने पर घटना के सही कारणों का पता चलेगा। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात वन विभाग की तरफ से कही गई है। यूपी के मऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भदसा मानोपुर इलाके में घोसी पुलिस और स्वाट टीम ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर अवैध असलाह तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर सहित कुल 7 अवैध हथियार बरामद किए हैं। इसके साथ ही असलाह तस्करों के पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए असलाह तस्कर अवैध हथियारों को खरीदने और बेचने का काम किया करते थे। पकड़े गए तस्करों के साथ एक महिला भी अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त बताई जा रही है। अभी 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। आज मऊ जनपद की क्राइम टीम ने एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। यहाँ जनपद में हथियारों की सप्लाई करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है और उससे है भारी मात्रा में असलहे भी बरामद किए गए हैं। ये गैंग भदसा मानोपुर हाईवे के तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कहीं भी सप्लाई करते थे और जहां इनको अवेलेबिलिटी जहां हो जाती थी, बेसिकली इनका बिहार से नेटवर्क था और वहां से ये खरीद के ले आते थे और डिमांड पे सप्लाई करते थे। यूपी के अमेठी में एक एटीएम से नकली नोट निकलने का मामला सामने आया है। दरअसल एक युवक का एटीएम पहुंचा था पैसे निकालने के लिए। इस दौरान 200 के नकली नोट एटीएम से निकले हैं। इससे पहले भी 2 लोगों के साथ भी एटीएम में ऐसी घटना हो चुकी है, जिसके बाद एटीएम से निकले नोट निकालने की शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस से की है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
5,000 रुपये। तो 5,000 में एक 200 रुपये नकली नोट निकली है। तो क्या आप ही के साथ ऐसा हुआ है कि और अन्य लोगों के साथ हो रहा है? जी सर, अभी एक लोग और आए थे, उनका भी नकली नोट निकला है। तो झारखंड के चतरा में हंटरगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सली संगठन के सेकंड सुप्रीमो कमांडर वीरेंद्र भुगता को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने कई हथियार, कारतूस और मोबाइल जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का एरिया कमांडर, जिसका नाम वीरेंद्र भोक्ता उर्फ सत्येंद्र जी उर्फ बिहारी जी है, ये हंटरगंज थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है और यह आक्रमणगंजों के दस्ता के ही सदस्य हैं और यह फिलहाल वो एरिया कमांडर के रैंक में है। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और उस टीम में थाना प्रभारी हंटरगंज एवं वहाँ के पदाधिकारी कृष्णा एवं निरंजन को सम्मिलित किया गया। टीम जब छापेमारी की जावा दोहर के जंगल में जाकर के, तो एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ जो एरिया कमांडर था। उसके पास से .315 बोर का एक थर्नट, .315 बोर का 4 जिंदा कारतूस और एक कीपैड मोबाइल भी जब्त किया गया है। इसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और हम लोगों ने FIR दर्ज कर लिया है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।